सही से बताओ, फिर मैं ठीक कराऊं इसको। आज जल्दी नहीं छोड़ना है, आज मुझे बराबर लेकर आना है आपको उस बैच के। जय हिंद डॉक्टर्स। नहीं मतलब बन बना दी बस सब्जेक्ट टीचर हमने करनी करनी इंशाल्लाह मैंने दोनों हाथ बैठे 15 से कोई चीज पता कर करते हैं पर कि इसको कर लेना अलग अलग हमारा हाथ एक लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था अपन ने? सीट कैपेसिटी पढ़ लिया था क्या? तेरे को फर्क पड़ता है एक का माइक ऑन है। मुझे कनिका साथ कनिका से तेरी बातें जान सकती है, मैं देखता हूँ बातें नहीं कुछ किया ही नहीं कहा बनवाने से करने के लिए प्रियंका को इसको करती जल्दी कर दी जल्दी प्रियंका हिंदी में जानती ना नहीं बना दी बस सब्जेक्ट वन तीनों में क्या हुआ? पहले कलेक्ट कर भागा नहीं, उसने बताया उसकी तबीयत खराब होगी, बिन फालतू क्या करेगा बैठ के, कभी कभी। अच्छा इधर सुनो अब एक बार फटाफट। कॉपी है मोड फिजिक्स केमिस्ट्री ले रे दौड़ गई जब मैं दोनों क्लिक कर लेती सब म्यूट नहीं हुए हैं क्या? मुझे मुझे तो दी हुई थी क्या गंदी है यार, तू देखती नहीं है बहुत गंदी है। अब हो गए सब म्यूट? मेरे को भी जल्दी इतनी ज्यादा जल्दी एक दिन मैं कॉपी दे रही है लास्ट बेंच में बैठी भाई हिंदी कॉपी दे रहा है बांटता ही है हर बार इंग्लिश वाली कॉपी बांटे जब इंग्लिश वाली कॉपी बांटी ना जब मर भी लड़ाई होगी रहती कि ये इंग्लिश की कॉपी मैंने कहा कि मैं मेरी बारी है हिंदी को भी बांटने की जोर फेंकी उड़ती म्यूट हो गए सब पूरी उड़ती गई मेरे ऊपर सर दे गई चटा पड़ी तो सर क्यों बोल रहा सर नहीं देखेगा मैं सर इसे देख लो अभी क्या कर रही है ऐसे कौन देता है कॉपी नहीं आगे पकड़ना आगे पीछे तू तो चुप ही रह तूने कैसे देती आज इसको कॉपी चुप और कुछ हो रहा है क्यों लाके चल रहा है तो क्यों लाके अब म्यूट हो गए क्या? ये बोल मैं तो क्या बोल रही हूँ कॉपी दे रहा हूँ तो तू भाई लारू अगला चोरा भी नहीं तू चुप रह वेट नीचे कोई बोलने जरूरत कोई नहीं है ये सब छोड़ दे सब टोटल क्लास लगेगी कोई नहीं बोलता कोई नहीं हो मेरे दोस्त फिरती मंगती नाटक करते और कोई दोस्त कौन है ना वीर बड़े नंबर आते सो बाहर इतना को जो जितक को जो है करना तको दबार इयान कर लेके अट जाता मैं इतना करली बाल भैया अब हो गए? अट्टू जाने कान में नहीं लग कान में गुड़ा है हां भाई मैंने एक तो मेरी ये चिट्टू इतना सुंदर लग रहा है हां वही भेड़ हो गई तको दबार लगी तो इन लोगों को दे देना क्या हो रहा है ये? बुद्धा ही बा बुद्धा गौतम बुद्धा गौतम बिलार गौतम ही उर्वी गौतम इन साइंस लिए अब हो गए क्या? प्रियंका इतना नीट तेरी कोटा तो भाई मेल आविष्कार ऐसे चलेंगे कंपटीशन में मां भी चाहे कि मन टाइम आना होगा नंबर आएगा नहीं कर रहे हैं साफ दाद देखे हमारे स्कूल में तो बिन का हल्ला जनता बट अभी भी मैं दावा कर सकूंगा मारना कमाए भाई मैं कोटा पढ़ूं कोटा बेकट पढ़े अजमेर को छोटे मोटे कोचिंग में पढ़े ऑब्वियसली बैंक कम है तो यार कोटा एलन नंबर 1 स्कूल है पूरी ऑल इंडिया में बातें मत करिए आप। मैं तो सब कर रखा है। हाँ भाई 4 रुपए हाँ बे तो मेरा बेटा है मोटा मोटा अब आवाज आ रही है क्या? मैं बैलन चलाई ओ ये चैट नहीं कर पाएंगे ना फिर, अब चैट बंद कर दी ना अपन ने। अब आवाज आ रही है क्या? बेचारा अभी भी आ रही है। बस बेचारा यार बस मैं अंबे का दो टिंगर और कोई नारो नार कौन सा बेड़ा है जी अरे
One girl is continuously speaking. अब आ रही है आवाज? हेलो जी, अभी भी आ रही है? अभी भी आ रही है सर, आवाज आ रही है। अस्ती सर आवाज जुग रहा को ले रही कौन तू ले रहा है तो मैं जो उठी अभी भी आ रही है क्या आवाज? जा ले रहा स्टार्ट जिम क्लास। अच्छा री जाए फाटे माती बड़ी है। अब सही है? व्हाइट कलर अभी भी आवाज आ रही है क्या? चैट तो करनी पड़ेगी ना ऑन। अभी भी आवाज आ रही है? एक बार किसी को बुलाओ ना आप। चैट बंद करूंगा तो फिर ये बोल नहीं पाएंगे। अब ठीक है? अब ठीक है? नहीं अभी भी कह रहे हैं। देखो आप सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ऑनलाइन, वो अपने पता है माइक है ना म्यूट पे कर लीजिए, ठीक है? जो भी है वो आप अपना माइक है ना म्यूट पे कर लीजिए, ठीक है? जो भी गर्ल बोल रही है वो अपना माइक म्यूट पे कर लीजिए। एक बार आप किसी को बोलना एक बार, है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? क्या? हाँ वो तो ठीक है। लास्ट क्लास में कोई होमवर्क दिया था मैंने? नहीं दिया था, ठीक है। अब इधर देखते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास में अपन ने हीट कैपेसिटी की बात करी थी, है ना? अपन ने हीट कैपेसिटी की बात करी थी। हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करता है? सी से रिप्रेजेंट करता है। फटाफट जवाब देते रहना। हीट कैपेसिटी स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन? हो गया? अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यूनिट बता सकते हो? हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूं हीट कैपेसिटी की, तो ये अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? C इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करें तो मैंने आपको बताया था, ये जो C है, इस C को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? CP से। और ये किसके बराबर हो जाएगा? DQP डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? डेल्टा H अपॉन DT। अच्छा, D के फॉर्म में लिख रहा हूं तो डेल्टा लिखूंगा या D लिखूंगा? D लिखूंगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो CV बोल सकता हूं इज इक्वल टू DQV अपॉन DT इज इक्वल टू डेल्टा H होता है, पर यहां पर डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो लिखेंगे DE अपॉन DT। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है? अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अपन जानते हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए जीरो और इनफाइनाइट होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है? अब अगर मैं यहां पर बात करूं हीट कैपेसिटी की, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, यही होता है। अब हीट कैपेसिटी जो होती है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मुझे एक बात बताना, अगर मैं बात करूं मोलर हीट कैपेसिटी की, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो मैं कह सकता हूं 1 मोल सब्सटेंस का टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी होती है उसे बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो अपन बोल सकते हैं एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी और दूसरी होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सीएम से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता सकते हो? amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius
इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी या स्मॉल एस से, ठीक है, स्मॉल सी और स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, सुनते जाना, मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सपोज करो, फॉर्मूला आप ही बताना, सपोज करो ये एक मैंने कंटेनर ले लिया और इसमें कोई सब्सटेंस मौजूद है, ठीक है, मैंने कंटेनर ले लिया, इसमें क्या मौजूद है, सब्सटेंस मौजूद है। इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए मुझे जो हीट रिक्वायर्ड है, मुझे जो हीट रिक्वायर्ड है वो कुछ वैल्यू है ना, थोड़ी देर के लिए कुछ वैल्यू मान लो, वो कुछ वैल्यू है, ठीक है। और मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि यहां पर सब्सटेंस के कितने मोल मौजूद है, 10 मोल मौजूद है, और वो जो हीट रिक्वायर्ड है 10 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो x जूल पर केल्विन है। कितनी है, x जूल पर केल्विन, ठीक है। अब ये x कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ठीक है। पर ये जो सब्सटेंस की बात करो, इस सब्सटेंस में कितने मोल है, 10 मोल है, कितने मोल है, 10 मोल। और अपन जानते हैं अगर ये x हीट रिक्वायर्ड है तो ये x हीट जो होगी, ये x हीट जो होगी, क्या मैं बोल सकता हूं ये और कुछ नहीं, हीट कैपेसिटी है, क्योंकि आप देख लो यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब सब्सटेंस का, गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मुझे अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट रिक्वायर्ड है, x। तो आप मुझे बताओ इस सब्सटेंस में कितने मोल है, 10 मोल, तो 1 मोल के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, x/10। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, ये कितना हो जाएगा, x/10 हो जाएगा। अच्छा, x/10 जो हीट आई है वो क्या काई के लिए आई है, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय N। ये और कुछ नहीं, हीट कैपेसिटी है, ये और क्या है, हीट कैपेसिटी ही तो है ये हीट कैपेसिटी किसके लिए है, पूरे सब्सटेंस के लिए। मुझे पर मोल निकालना है तो किससे डिवाइड कर दूंगा, नंबर से डिवाइड कर दूंगा, मतलब मैं कह सकता हूं CM किसके बराबर हो जाएगा, C/N के बराबर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं लो है क्या, मतलब मैं कह सकता हूं CM इज इक्वल टू C/N, और C की वैल्यू मुझे पता है dQ/dt होती है, डिवाइडेड बाय N। क्लियर है यहां तक। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं C इज इक्वल टू NCM, बोल सकता हूं ऐसे। क्लियर है यहां तक बात सभी को, ठीक है। इसको मिटा दूं, ठीक है। इसको मिटाने से पहले एक और चीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सी से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब मान लो गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड है, C। गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड है, C। तो आप मुझे बताओ 1 ग्राम के लिए मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो अमाउंट कितना होगा, C/m बोल सकता हूं। जैसे वहां पर मोल निकाला अपन ने, यहां पर अपन पर मास निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको बिठा देते हैं। तो मुझे तो बस एक बात बता दो, क्या इसकी यूनिट बता सकते हो, हाँ यूनिट बताना जरा। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर मोल केल्विन, या मैं कह दूं जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस, है ना। अच्छा, C इज इक्वल टू C/m आ गया था, C की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, dQ डिवाइडेड बाय mdt हो जाएगा ये, है ना। तो आप मुझे बताओ C को क्या लिख सकता हूं मैं, mc लिख सकता हूं ऐसे। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं यूनिट की, यूनिट क्या हो जाएगी, मैं बोल सकता हूं जूल पर ग्राम केल्विन और जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब मुझे जैसे मैंने यहाँ पर हीट कैपेसिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मोलर हीट कैपेसिटी को भी मैं बोल सकता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब इधर मुझे बताना, अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, सुनते जाना ध्यान से, C को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, NCM से।
यहां पर ये सी नजर आ रहा है आपको, ये सी नजर आ रहा है आपको। अच्छा, लास्ट क्लास में डीएच का फॉर्मूला लिखा होगा मैंने। डीएच का फॉर्मूला क्या लिखाया था? सीपीडीटी। और डी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? सीवीडीटी। अच्छा, ये जो सीपी और ये सीवी है, ये एक्चुअल में है क्या? है तो हीट कैपेसिटी ही। ये सी क्या है? हीट कैपेसिटी ही है, बस कांस्टेंट प्रेशर पर है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां पर ये जो सी मौजूद है, इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं? एनसीएम से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां पर फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखूंगा, DH इज इक्वल्स टू NCM dt। बोल सकता हूं ये? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर बात हो रही है, तो क्या NCM को मैं NCMP dt लिख सकता हूं? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम की जब अपन बात करेंगे तो फॉर्मूला यहां पर देखो, D इज इक्वल टू सीवी dt है ना। C को किससे रिप्लेस कर दूंगा? NCM से। मतलब मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू NCM एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज कर सकता हूं। वहां पर सी लिखा हुआ है और सी को किससे रिप्लेस कर दूंगा? एमसी से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? DH इज इक्वल टू NCP MCP DT। और यहां पर क्या हो जाएगा? DE इज इक्वल टू MCV DT। ये फॉर्मूला हो गया। सर मेरे को समझ ऐसा क्यों नहीं आ रहा है कि मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं। सर इतने सारे फॉर्मूले तो मैंने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं थे, और याद कैसे करेंगे? अरे याद तो छोड़ो, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन किसका क्या है। मुझे तो बस एक चीज याद हो रहती थी, DH होता था NCP डेल्टा टी या NCV डेल्टा टी, D होता था NCV डेल्टा टी या NCP डेल्टा टी। यही तो होता था, है ना भाई? सर D इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी या DT कह दो, और DH हो जाता था NCP DT। ये तो ऑनलाइन को दिखेगा ही नहीं। दिख जाएगा DH इज इक्वल टू, सर मुझे तो बस ये आता है NCP DT होता है, और D जितना मुझे जानता हूं अपने आप को, मुझे पता है NCV DT होता है। इसके अलावा तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। सर मुझे इसके अलावा कुछ याद नहीं रहता है। सुनना ध्यान से, ये तो सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना? ये सारे फॉर्मूले होते हैं, याद भी रखने पड़ेंगे, और बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज को। ठीक है, सारा फैला तो दिया मैंने, है ना? अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सुनते जाना। DH इज इक्वल टू क्या है? CPDT। D इज इक्वल टू क्या है? CVDT। ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और बात मैं अगर करूं, तो यहां पर मैंने पता है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करा है, CMP CMV, स्मॉल CV दिखाई दे रहा होगा, CP CV। पर अगर एग्जामिनर पूछेगा ना, तो सब जगह आपको CP CP CV CV ही नजर आएगा, ऐसा ही नजर आएगा। यहां तो मैंने आप लिख दिया स्मॉल सी, वहां पर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा क्या होगा। आप कहोगे सर प्रिडिक्ट तो आसान है। प्रिडिक्ट करना तो बहुत आसान है। क्यों प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है? क्योंकि सर मैं यूनिट देख के पता लगा लूंगा, यूनिट देख के पता लगा लूंगा। इसकी यूनिट मुझे पता है क्या होती है, जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो मैं आसानी से पता लगा लूंगा। पर अगर यूनिट नहीं दी तो फिर कैसे पता लगाऊंगा? सुनना ध्यान से, लैंग्वेज लैंग्वेज से कुछ नहीं पता पड़ेगा। सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, DH इज इक्वल टू CPDT, और ये फॉर्मूला याद है, D इज इक्वल टू CVDT। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इस टर्म के साथ, ये टर्म C के साथ
जब भी मोल लिखा आ जाए मोलर हीट कैपेसिटी, सी के साथ क्या लिखा हुआ है, मोल, मोलर हीट कैपेसिटी। या अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में आंसर करना है तो सी को किसके साथ रिप्लेस कर दो, एनसी के साथ रिप्लेस कर दो, एनसी। ये बात समझ में आ रही है? अब वो सीपी तो लगाते रहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आप क्या करो, अगर मोलर के लिए लिख रहा है तो यहाँ पर क्या कर दो, एनसी लगा दो। अगर मास के टर्म्स में लिखना है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखनी है, एमसी लगा दो, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब अगर एग्जामिनर ऐसे पहचानने को बोल रहे कि ये सीपी क्या है, ये सीपी हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो आप देख लो इसके साथ क्या लिखा हुआ है, मास मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, मोल मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब हीट कैपेसिटी। आई बात समझ में? और यही फॉर्मूला है। ये मिटा दूं मैं एक बार, मिटा दूं, नहीं है ना? ये तो कल ही लिखवाया था मैंने, है ना? कंफ्यूजन अब पता है कैसे क्रिएट करता है, इसको समझना। एग्जामिनर बोलेगा डी एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, डी इज इक्वल टू सीवी डी टी, डी एच इज इक्वल टू एन सीपी डी टी, डी इज इक्वल टू एन सीवी डी टी, डी एच इज इक्वल टू एम सीपी डी टी, और डी ई इज इक्वल टू एम सीवी डी टी। यहां होता है कंफ्यूजन। समझ में आता है कंफ्यूजन क्या होगा? अब आप देखो हीट कैपेसिटी जो है वो तीनों को सेम से रिप्रेजेंट करी गई है। क्या हीट कैपेसिटी सेम ही रिप्रेजेंट करी गई है? यहाँ पर ना तो कहीं मोलर दिखाई दे रहा है, ना ही मुझे स्मॉल सी नजर आ रहा है, ना ही मुझे कैपिटल सी नजर आ रहा है, सबका सेम नजर आ रहा है। तीनों फॉर्मूले अलग अलग हैं। तीनों फॉर्मूले क्या है, अलग अलग। अब अगर पहचानने को बोल दे, अगर पहचानने को बोल दे ये सीपीसीवी क्या है, ये सीपीसीवी क्या है और ये सीपीसीवी क्या है, तो क्या आप बता दोगे? यहां पर क्या मोल लगा है इसके साथ, क्या मास लगा हुआ है, मतलब ये हीट कैपेसिटी है। यहाँ पर क्या मोल लगा हुआ है, हाँ मतलब ये क्या है, क्या यहाँ पर मास लगा है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब तो बस आपको यही पहचानना है। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी दुनिया पता है क्या करती है, यूनिट देखकर पहचानती है। आप क्या करोगे, पहचान के यूनिट आप खुद लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? पहचान लिया, बिना यूनिट देखकर आप यूनिट खुद लिख सकते हो इसकी। क्या यूनिट बता सकते हो मुझे? सी की यूनिट क्या रहेगी, जूल पर केल्विन। ये क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल केल्विन। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैंने वो लास्ट क्लास में लिखवा दिया था, हीट कैपेसिटी टर्म कहां पर यूज करते हैं अपन। पीछे करना, लिखा तो दिया था। हीट कैपेसिटी यूज करते हैं सब्सटेंस के लिए, सब्सटेंस कौन सा यूज करेंगे, आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या करता है, प्रोसेसेस करता है, और प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन कराते हैं। लिखवाया तो था, है ना? पलटो। क्लियर है यहां तक? एक आपने पढ़ा होगा मेयर्स फॉर्मूला, क्या होता है बता सकते हो? एक छोटा रिलेशन और ऐड ऑन कर लेता हूं मैं, सुनना ध्यान से। एक छोटा सा रिलेशन और ऐड कर रहा हूं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू m टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल। एक मोल के लिए क्या मैं बोल सकता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू m टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूला किसका है, डी का फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला किसका है, डी का फॉर्मूला है ना? मतलब डी की वैल्यू फॉर अ गिवन सब्सटेंस तो सेम ही रहेगी, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं एनसीवी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एमसीवी के बराबर होगा। और यहां पर सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, वहां पर सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब एक रिलेशन और मैं लिख सकता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी
इज इक्वल्स टू m टाइम्स, m क्या होगा यहां पर? मोलर मास। m क्या होगा? मोलर मास, क्योंकि यहां पर n जो रखा है वो मैंने 1 रखा है। m क्या हो जाएगा? मोलर मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, where m is molar mass. मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला बता सकते हो? डायरेक्ट लिख दूं फॉर्मूला? फॉर्मूला तो पता ही होगा, बताओ फटाफट। CV माइनस CP इज इक्वल टू माइनस आर। सही बोला क्या मैंने रिलेशन? CV माइनस CP इज इक्वल टू माइनस आर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ CP माइनस CV इज इक्वल टू आर? अब मुझे एक बात बताना, ये CP CV कौन है? मोलर हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है। मोलर हीट कैपेसिटी है ये, ध्यान रखना। टमाटर, मोलर हीट कैपेसिटी। एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, पॉइजन्स रेशियो भी पढ़ रखा होगा आपने। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें पता है, मैंने फिजिक्स में पढ़ रखी है ना? पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला बता सकते हो? सीपी मोलर सीवी मोलर इज इक्वल्स टू गामा, पॉइजन्स रेशियो। बस मुझे तो एक बात बता दो, जब इतना ही पढ़ रखा है, ये किसके लिए अप्लाई करूंगा? रिएक्शन के लिए, प्रोसेस के लिए? रिएक्शन या प्रोसेस? आइडियल गैस, जो एक प्रोसेस कर रहा हो, आइडियल गैस के लिए अप्लाई करूंगा। वैलिड फॉर आइडियल गैस, रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वैलिड फॉर आइडियल गैस। अच्छा, जब आपने, अच्छा ये फिजिक्स में फॉर्मूला यूज कर रखा है क्या आपने? यूज करा है न्यूमेरिकल में? कर रखा है ये? तो आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला 1 मोल के लिए है, 2 मोल के लिए, 3 मोल के लिए, या किसी भी मोल के लिए? सोच लो पहले। 1 मोल के लिए निकाला गया था, या कितने भी मोल रख सकते हो आप? irrespective of number of moles, irrespective of number of moles, N1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कितने भी रखो, सबके लिए वैलिड है ये, क्योंकि मोलर के टर्म्स में ही है। ठीक है, अगर 2 रखोगे ना तो यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीपी एंड सीवी, वैल्यूज ऑफ सीपी एंड सीवी डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी of ideal gas, depends on atomicity of ideal gas। थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट बता रहा हूं मैं, सुनते जाना बस। अच्छा, उससे पहले एक बात बताओ मुझे, एक और छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं। वहां पर मोलर के टर्म्स में लिखा हुआ है रिलेशन, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में रिलेशन लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में रिलेशन लिखा हुआ है ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में रिलेशन लिखना है। चलो छोड़ो, क्वेश्चन लिखो, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता हूं मैं। क्वेश्चन लिखो फटाफट।
क्वेश्चन लिखना, पूछूं? ये नहीं लिखा गया, फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट। फॉरेस्ट, बोलू? कल क्लास कितने बजे? 3:15 से 5:15, ठीक है। नहीं, फिर वो एलटीवी चलेगा ना। 45 सॉलिड स्टेट, अच्छा। ऐसे बहुत मौके आएंगे, ऐसे बहुत मौके आएंगे, अब बहुत मौके आएंगे। हाँ, 12:30 से 3 कर दी। 12:30 से क्यों? 1 बजे से होगी ना। 12:30 कर दी क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा इधर देखो, हाँ क्वेश्चन लिखो, फॉर N2 गैस, फॉर N2 गैस, for N2 gas, for N2 gas, for N2 gas, Cp minus Cv, Cp minus Cv is equal to, Cp minus Cv is equal to for N2 gas, Cp minus Cv is equal to, काटो इसको, for N2 gas first option, for N2 gas first option, Cp minus Cv is equals to R by 28. Second option, Cp minus Cv is equals to 28R. Third option, Cp minus Cv is equals to 14R. Cp minus Cv is equals to R by 14. आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। पर मुझे एक बात बता दो, बस छोटी सी बात बता दो, यहां पर सीपी और सीवी क्या है? कैसे पता? क्योंकि मास आ गया है, सीपीसीवी है ना। दिखाई कैसा लग रहा है? हीट कैपेसिटी जैसा नजर आ रहा है। एग्जामिनर ऐसे ही देगा, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं है, आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है क्या करना है? आपको यहां पर सीपीसीवी नजर आ रहा है, पर इस एक्सप्रेशन में आप देखिए मास वाली टर्म है, मतलब मैं कह सकता हूं ये और कुछ नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मोल वाली टर्म होती तो मोलर हीट कैपेसिटी, अगर कुछ नहीं होती तो हीट कैपेसिटी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये बेसिकली है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। क्या है ये? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर एक ऑप्शन हो जाता Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, फिर कंफ्यूजन हो जाता, फिर नहीं पता पड़ पाता, है ना। फिर दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं उस फॉर्मूले को वैलिड अप्लाई करूं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब मैंने एक रिलेशन आपको लिखवाया था, रिलेशन आपको नजर आ रहा होगा, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप मुझे बताओ, यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी को क्या लिख सकता हूं? मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर मास किसका लूंगा? N2 गैस का। ये कितना हो जाएगा? 28 Cp माइनस 28 Cv इज इक्वल टू R। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय 28। ये बात समझ में आ रही है? बस एक चीज ध्यान रखना, मोलर हीट कैपेसिटी आप कांस्टेंट प्रेशर में रख रहे हो
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको कांस्टेंट प्रेशर में रखनी पड़ेगी। मोलर हीट कैपेसिटी आप कांस्टेंट वॉल्यूम में रख रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपको कांस्टेंट वॉल्यूम में रखनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? एक और क्वेश्चन लिखेंगे। specific heat capacity of argon, specific heat capacity of argon, molar mass is equal to 40. Specific heat capacity of argon, molar mass is equal to 40 at constant volume, at constant volume is 0.075, is 0.075 calorie per gram per Kelvin, calorie per gram per Kelvin. Calculate the molar heat capacity of argon at constant pressure. Calculate the molar heat capacity of argon at constant pressure. Specific heat capacity कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको गिवन है 0.075 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। आपको निकालना क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर। निकाल दोगे क्या? निकालो। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5 बिल्कुल सही है। 5 बिल्कुल सही आंसर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है ना? मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है तो रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे, है ना? अब मुझे पता है मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये टर्म पता है क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अभी सीपीसीवी लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा स्मॉल में, पता चला आप कॉपी में लिख रहे हैं कैपिटल में, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है? और ऐसे लिखना बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, ठीक है, जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात चल रही है तो यहां पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूंगा, यहां पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूंगा, इसमें तो किसी को डाउट होगा ही नहीं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 40 इंटू 0.075। ये कितना निकल कर आ जाएगा? 3 निकल कर आ जाएगा। यूनिट बता सकते हो कितनी हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? मैं बोल सकता हूँ कैलोरी पर केल्विन, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी है। तो पूछा क्या गया है? कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा गया है, फिर मुझे रिलेशन पता है, मुझे रिलेशन पता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू आर प्लस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख सकता हूं ऐसे, आर प्लस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आर की वैल्यू क्या रखूंगा? 8.314 नहीं, 2 रखूंगा। क्यों? क्योंकि कैलोरी में दे रखा है, तो 2 + 3 = 5 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये मैं डाल रहा हूं, मुझे लिख लिया क्या? ये मैं डाल दूं, ये फटाफट लिख लिया। अब याद करो, कुछ फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं मैं, है ना? फिजिक्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। मुझे एक बात बताना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आर के बराबर होता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीवी का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है? FR/2। तो आप मुझे बताओ सीपी मोलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इंटू F/2 + 1।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आपको सुना सुना लग रहा है, धुंधला धुंधला लग रहा है। ये FR/2 होता है ना, FR/2 प्लस R, CP आ जाएगा भाई। FR/2 इधर ले जाऊंगा तो प्लस R होके CP आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, आपने पढ़ रखा है CP अपॉन CV इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, गामा के बराबर होता है ना। अब अगर आप CP डिवाइडेड बाय CV करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो रहा है क्या, देखना जरा, यही आ रहा है पक्का। सॉल्व करके देखा या आंसर पहले से ही याद था, फॉर्मूला पहले से ही याद था फॉर्मूला, अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, मोल कंसेप्ट में मैंने आपको स्पेसिफिक हीट मेथड पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना, सुनते जाना, मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, मोनो एटॉमिक गैस F की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक बोलूं या लीनियर बोलूं एक ही बात है, कितनी होती है 5। पॉली एटॉमिक के लिए 6 होती है। अब मुझे एक बात बताओ, मोनो एटॉमिक गैस की बात चल रही है, सुनते जाना, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 + 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जाएगा 1.66, याद करो वहीं पे ये लिखा था। और जब गामा की वैल्यू 1.66 आएगी, मैंने बताया था एटॉमिसिटी कितनी होगी 1, डाई एटॉमिक गैस। गामा की वैल्यू बता सकते हो वहां पर कितनी आई थी, 1.4 आई थी, एक बार क्रॉस चेक करके देख ले, यहां पर 5 पुट कर दो, ये 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4, 1.4 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं पॉली एटॉमिक, कौन सी एटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैस। अच्छा ये तो पता है ना यहाँ पर ये F क्या है, पता नहीं, ये भी नहीं पता हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.33। अब एग्जामिनर पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, मोनो एटॉमिक का गामा, डाई एटॉमिक का गामा, और पॉली एटॉमिक का गामा, कौन सा ज्यादा होगा, मोनो का, उससे कम डाई का, और सबसे कम पॉली का। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को, ठीक है। आगे बढ़ू आगे, ठीक है। हाँ हाँ लिखो लिखो फटाफट लिखो। क्या हम लोग कहां पड़ जाते हैं, कहां पे पीछे, पीछे कहां पड़े आप, अच्छा बराबर आपका क्या 8:30 पे खत्म हो जाता है बिल्कुल शार्प। अब जैसे ही उस दिन याद करो साइन कन्वेंशन में 2-3 मिनट का ही था, और बिल्कुल 8:30 पे खत्म, उधर 2-3 मिनट एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, मतलब 2-3 मिनट कब एक्सटेंड करता हूँ, 8:30 के बाद है ना? क्या कह रहे हो 2-3 मिनट के लिए, अब तो सोचो ही मत, अब तो बस, अब तो मुझे भी नहीं पता मुझे कितनी लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, हेडिंग लिखना, और आज ये मुझे खत्म कराना है, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, बहुत लंबा है, बहुत लंबा, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। अब फटाफट लिखते रहना, ठीक है। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन के फॉर्मूला अपन जानते हैं। मुझे एक बात बताओ, इफ पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, फटाफट इरिवर्सिबल। और अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यही बताया था। और अगर डीवी डिफरेंशियल वॉल्यूम है तो इसको मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं, डेल्टा वी क्या हो जाएगा V2 - V1। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। ये फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी किसी भी प्रोसेस में, गिवन दैट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। क्लियर है बात सभी को,
ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं, इफ एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, तो मुझे एक बात बताओ, प्रोसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल होगा। प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो मैं कह सकता हूं वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। सबसे मजेदार बात पता है क्या है, ये फॉर्मूला तो भले प्रोसेस रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, सब जगह लगा सकते हो। ऑल्दो मैंने यहाँ पर रिवर्सिबल ही लिखा है, पर याद करो जब मैंने वर्क डन के फॉर्मूले लिखाए थे तो मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट कर दोगे ये पी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी डेल्टा वी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? वैलिड इन ऑल केसेस। ठीक है, क्लियर है? अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहां पर कौन से प्रोसेस की, आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक प्रोसेस, मुझे बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट मतलब डीपी क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, डीपी क्या हो गया, जीरो, डेल्टा पी क्या हो गया, जीरो। तो आप मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है मतलब मैं कह सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। मुझे तो बस एक बात बताना, ये फॉर्मूला मैं कहां पर लगा सकता हूं, रिवर्सिबल में लगाऊंगा या इरिवर्सिबल में लगाऊंगा? दोनों में लगाऊंगा, दोनों में लगा सकता हूं। क्यों दोनों में लगा सकता हूं? अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट ही मान दिया तो भले इरिवर्सिबल मैनर में कराओ या रिवर्सिबल मैनर में कराओ, फॉर्मूला तो यही लगेगा। कोई बात नहीं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी? लिख सकता हूं ना? ये तो कहीं भी लगा सकता हूं, ये फॉर्मूला तो मैं कहीं भी लगा सकता हूं। अब अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट बोल दिया तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये वापस आ गया, सब जगह लग सकता है। इसलिए मैंने पता है हेडिंग में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस या इरिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। मैंने क्या लिखा, सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस। मतलब ये फॉर्मूला दोनों जगह एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल में भी एप्लीकेबल है और इरिवर्सिबल में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये लिखते रहना अपने साथ साथ जहां भी, है ना, आप लिख रहे हो। सेकंड अगर मैं बात करूं, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो मुझे बता आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या आता है, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डीवी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन, है ना। अब आप मुझे बताओ ये फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं मैं, रिवर्सिबल के लिए लगा रहा हूं, इरिवर्सिबल के लिए लगा रहा हूं, या दोनों के लिए लगा रहा हूं? दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये तो, है ना। और मजेदार बात है डीवी जीरो है मतलब ये जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। मतलब आप मुझे बताओ वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो हुआ है किस केस में, रिवर्सिबल मैनर में जब कराया या इरिवर्सिबल मैनर में कराया? दोनों में। क्लियर है बात सभी को? थर्ड, ये भारी काम है, आइसो थर्मल प्रोसेस। यहां पर मैं अब स्पेशली लिख रहा हूं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सर एक बात बताओ, आपने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है तो इरिवर्सिबल कब पढ़ाओगे? अरे इरिवर्सिबल का तो फॉर्मूला हर जगह वैलिड है नहीं। ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल आइसोबैरिक के लिए भी लगा सकते हो, आइसोकोरिक के लिए भी लगा सकते हो, आइसोथर्मल के लिए भी लगा सकते हो, एडियाबैटिक के लिए भी लगा सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? अपन को तो फॉर्मूले कौन से डिराइव कर रहे हैं, रिवर्सिबल के डिराइव कर रहे हैं। ये दोनों अपन ने जो बातें करी है ये दोनों के लिए बातें करी है, रिवर्सिबल के लिए भी बातें करी है और इरिवर्सिबल के लिए भी बातें करी है। अब यहाँ पर अपन स्पेशली बातें करेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। मुझे एक बात बताना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं मतलब टेम्परेचर क्या होगा, फटाफट जवाब दो।
टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट, मतलब dt क्या हो जाएगा 0, डेल्टा v क्या हो जाएगा, डेल्टा t क्या हो जाएगा 0, dt 0 डेल्टा t 0। ये बात समझ में आ रही है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर प्रोसेस की बात हो रही है, तो प्रोसेस की जब भी अपन बात करेंगे तो दिमाग में ख्याल क्या को रखना है, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम का ख्याल रखना है। अगर दिमाग में पिस्टन सिलेंडर सिस्टम का ख्याल रखना है तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पर क्या मौजूद है, आइडियल गैस मौजूद है, यहाँ पर क्या मौजूद है, आइडियल गैस मौजूद है, और आइडियल गैस के लिए मैं पीवी एनआरटी लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बता दो फटाफट, आइडियल गैस अगर यहाँ पर मैंने भर के रख दी है तो एन की वैल्यू तो क्या होगी कांस्टेंट, आरबी क्या होगा कांस्टेंट, टीबी क्या होगा कांस्टेंट, मतलब मैं बोल सकता हूँ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से मुझे स्टेट की इक्वेशन मिल गई, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्लियर है ये तो बात, है ना? पीवी इज इक्वल टू क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया मुझे, ठीक है। अब अगर मुझे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मिल गया तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और यही क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। This is to inform that those students who have missed their CBSE biological practicals can come for biological practicals as per biological practical schedule at Samarth Biology Lab 4th floor Samarth building। इसका क्या करना है? अच्छा, MEP 3 MEP 4 स्केड्यूल दे रखा है आपका, यहाँ पर बाहर लग जाएगा, है ना? देख के चले जाइएगा आप, अगर बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स आपने मिस कर दिए कर लेना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, और ये और कुछ नहीं, बॉयल्स लॉ होता है। ये क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। और बॉयल्स लॉ का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनता है, याद करो, आपको पता है सब, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोला बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पीवी। ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, यहां से यहां मूव कर रहा है, P1 V1 P2 V2। सबसे पहली चीज, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये किसका बनाया है, रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का? क्यों? क्योंकि ग्राफ ही रिवर्सिबल में बनता है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, ये ग्राफ आइसोथर्मल का ये कैसे पता चलेगा, स्टेट इक्वेशन लगा के, कांस्टेंट के बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जहां भी नजर आ जाए वो आइसोथर्मल का कर्व है। आई बात समझ में? P1 V1 अगर P2 V2 के बराबर नजर आ जाए तो आइसोथर्मल का कर्व है, और अगर ये आइसोथर्मल का कर्व है तो हर पॉइंट पर टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर इज फिक्स। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो कर्व है ये किसका है, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल का है, एक्सपेंशन का है या कंप्रेशन का है? एरो देख के पता चलेगा, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, एक्सपेंशन का कर्व है। याद करो मैंने आपको बताया था जब मैंने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था कर्व के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको आगे, यहीं पे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं है? वर्क डन का फॉर्मूला देख लिया अपन, है ना? वर्क डन का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? अब बताना जरा। बस सर याद है, क्या था वो याद नहीं है। W is equals to minus 2.303 NRT log P1 by P2। PV is equals to NRT में सबसे पहले कौन आता है, P या V? P आता है, P1 अपॉन P2, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रेशर के टर्म्स में यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा? मुझे पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो आप मुझे बताओ P1 अपॉन P2 को क्या लिख सकता हूँ, V2 by V1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 by V1। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्या डेरिवेशन बताऊं? कोई जरूरत नहीं है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं स्टेट 1 की बात कर रहा हूं, स्टेट 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू nRT? और स्टेट 2 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं P2 V2 इज इक्वल टू nRT? इसमें किसी को डाउट है तो बोल दो। मुझे पता है स्टेट 1 और स्टेट 2 में n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं ना ये? मुझे ऐसा क्यों नजर आ रहा है सर आपने 4 और फॉर्मूले लिख दिए, कुल मिला के 6 फॉर्मूले लिख चुके आप। एनआरटी की जगह P1 V1 लिख सकता हूं, एनआरटी की जगह P1 V1 लिख सकता हूं, 2 फॉर्मूले। एनआरटी की जगह P2 V2 लिख सकता हूं, 2 और फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले और हो गए। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला और क्या आ जाएगा? -2.303 P1 V1 log P1 upon P2 is equals to -2.303 P2 V2 log P1 upon P2. Work done is equals to -2.303 P1 V1 log V2 upon V1 is equals to -2.303 P2 V2 log V2 by V1। इसमें किसी को डाउट तो बोलो। सर मैं कैसे याद रखूंगा, एक फॉर्मूला याद नहीं था, यहाँ पे 6 लिखवा दिए। चलो ठीक है, याद कर लूंगा। कम से कम इस बात की तो खुशी है, ये खत्म तो हुआ आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरू हुआ है। फटाफट फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यार, मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, जरा बोलो ना यार एक बार। -2.303 nRT log P1 upon P2 5 बार। -2.303 nRT log P1 upon 2 बार और। एक और बार। एक और बार। nRT log P1 अपॉन, और वॉल्यूम के टर्म्स में क्या हो जाएगा? -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। बस ये याद रख लेना। ये बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बता दी बस आपको, और कुछ नहीं। ये याद कर लेना, काम हो जाएगा आपको। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये मिटा दो ना। ये फॉर्मूले कहाँ लगाने हैं? कहीं भी नहीं लगाने हैं। फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस जब मैं कराता हूं तो मैं कंप्रेशन भी तो करा सकता हूं और एक्सपेंशन भी करा सकता हूं, दोनों के लिए लगा सकते हैं। किसी किसी को डाउट होता है सर ये आपने जो फॉर्मूले बताए हैं कंप्रेशन के बताए हैं एक्सपेंशन के बताए हैं? लिख लिया ये? फटाफट कॉपी करो। हाँ, अब देखो एक बार इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं हम अपन।
ध्यान से देखते रहना, समझते रहना इस चीज को। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, है ना? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं इनके वर्क डन की बात करूं तो सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना? वर्क डन मैंने आपको एक तरीका तो बता दिया, फॉर्मूले की मदद से अपन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? ग्राफ की मदद से। ग्राफ की मदद से कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देख लो एक बार। अब वो जो आपकी भी जितनी भी डाउट है ना कि वो ग्राफ कैसे बनता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में पॉइंट ही प्लॉट क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, किसी की कोई कोई कॉपी में डाउट लेकर आ गया था, सर हमें तो ग्राफ बनवाया था पिछली बार, इरिवर्सिबल का कुछ ऐसे यूं यूं करके ग्राफ बनाया था। वहां का कोई ग्राफ व्राफ नहीं बनता है, वो सिर्फ आपको एरिया रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ करके बताया था, है ना? ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले मैं बात करूं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम या सराउंडिंग? सिस्टम कर रहा है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब मैं कह सकता हूं इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब सिस्टम कहां से कहां जा रहा है, V1 से V2 जा रहा है। ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। मुझे एक बात बताओ कि किसका कर्व है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? क्यों? क्योंकि ग्राफ बना हुआ है। दूसरी चीज, आइसोथर्मल का या एडियाबैटिक का है? आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल का क्यों है? क्योंकि जब आप P1 V1 कैलकुलेट करोगे और P2 V2 कैलकुलेट करोगे तो बराबर आ जाएगा। इससे अपन पहचान लेंगे किसका कर्व है, ये आइसोथर्मल का। ठीक है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बारे में कैसे पता चलेगा? एरो को देखकर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कराता हूं सेम स्टेट से सेम स्टेट तक, मतलब एक्सपेंशन तो कहां से कहां हुआ, 1 से 2 हुआ, तो कंप्रेशन कहां से कहां होगा, 2 से 1 होगा। स्टेट बिल्कुल सेम ही है। मतलब जो सेकंड स्टेट है उसमें प्रेशर वॉल्यूम कितना है, P2 V2, तो यहां पर भी प्रेशर वॉल्यूम में क्या क्या रख दूंगा, P2 V2 रख दूंगा। प्रेशर वॉल्यूम क्या रख दूंगा, P1 V1 रख दूंगा। ठीक है, P2 V2। इस स्टेट को मैं पता है यहां पर 2 ही बोल रहा हूं, इस स्टेट को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, 1 ही बोल रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा, P1 V1। कंप्रेशन की बात चल रही है तो आप मुझे बताओ एरो कहां से कहां तक जाएगा, 2 से 1 जाएगा या 1 से 2? 2 से 1 जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन वापस से, रिवर्सिबल का कर्व है? हाँ। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल में बनता ही नहीं है। रिवर्सिबल में क्या मिलेगा, इनिशियल और एंड पॉइंट। आइसोथर्मल का पहचान लेंगे, P1 V1 P2 V2। कंप्रेशन हो रहा है, अब देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ये जो वर्क करा है ये सिस्टम ने करा है या सराउंडिंग ने? सराउंडिंग ने करा है। ये बात समझ में आ रही है? मुझे तो एक बात बताओ, दोनों में जो वर्क डन होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि एरिया अंडर दी कर्व क्या आएगा, सेम आएगा। पर एक बात मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड अपन ने कंपेयर करा है, मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करा है, पर अगर मैं विद साइन वर्क डन कंपेयर करूं, विद साइन, तो वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज? अगर मैं मॉड्यूलस लगा देता हूं तो बराबर होंगे। पर अगर मैं मॉड्यूलस हटा देता हूं, अगर मैं मॉड्यूलस हटा देता हूं तो माइनस किधर लगाऊं, इधर या उधर? कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा सकते हैं, है ना? ये क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या है, माइनस। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। और अगर मेरे से वर्क डन कोई पूछ ले, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर दी कर्व। वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर दी कर्व। और एरिया अंडर दी कर्व जो है वो सेम होगा। सेम क्यों होगा एरिया अंडर दी कर्व? क्योंकि V1 V1 के बराबर है, V2 V2 के बराबर है, P1 V1 P1 V1 के बराबर है, P2 V2 P2 V2 के बराबर है। बस यहां पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, एरिया अंडर दी कर्व जो रहने वाला है वो सेम है। इसमें किसको डाउट है तो बोलो, आगे बढ़े, है ना, मिटा दूं इसको। कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मिटा दूं ना मैं ये, अब इधर देखो, ये लिख लिया ना सभी ने, अब आगे सुनते रहना, अब काम की बात सुनना। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कर तो ये रहा, वर्क डन भी दिखाई दे रहा है। अब मुझे बात किसकी करनी है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करनी है, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हो कि इरिवर्सिबल के केस में क्या कर्व दिखाई देगा आपको, नहीं, क्या दिखाई देगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इसके बीच के कोई भी मुझे पता नहीं पड़ेगा पाथ क्या था। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं दो पॉइंट के बीच में, मुझे पाथ नहीं पता है, ठीक है। सुनते जाना अब, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का वर्क डन निकालना चाहता हूं तो मुझे वर्क डन का फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला बता सकते हो मुझे, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बोल सकता हूं, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बोल सकता हूं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। बात बताना मुझे, क्या V2 माइनस V1 मुझे पता है, ये क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ, है ना। ये क्या है, P एक्सटर्नल है, प्रेशर ये रहा, क्या ये लेंथ हो गई, कुछ भी हो सकती है ना, ये भी क्या लेंथ होगी। मतलब मैं कह सकता हूं इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब मुझे अब क्या देखना है, रेक्टेंगल का एरिया पता करना है, और अगर मैंने रेक्टेंगल का एरिया पता कर लिया तो ग्राफ में मुझे पता चल जाएगा एरिया कितना आएगा, ग्राफ की मदद से मुझे पता चल जाएगा एरिया कितना आएगा। फॉर्मूले की मदद से तो पता है, ग्राफ की मदद से भी पता लगाना है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन का जवाब देना, ये प्रेशर वॉल्यूम, ये प्रेशर वॉल्यूम किसका है, किसका, गैस किसका है, गैस का है, सब्सटेंस का है, रिएक्शन का है, एक्सटर्नल प्रेशर है, क्या है ये, गैस का प्रेशर वॉल्यूम है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे सुनना, ये एक्सटर्नल प्रेशर मुझे पता लगाना है ना, पर ये सारे प्रेशर किसके दे रखे हैं, गैस के प्रेशर गिवन है। सुनते जाना, अगर मैं एक्सपेंशन करा रहा हूं, अगर मैं एक्सपेंशन करा रहा हूं तो इनिशियल पिस्टन कहां पर है, यहां पर, फाइनली पिस्टन कहां पर है, यहां पर, इनिशियली पिस्टन कहां पर है, यहां पर है, फाइनली पिस्टन कहां पर है, यहां पर है। अच्छा मैं अगर इनिशियली बात करूं, इनिशियली गैस प्रेशर लगा रही होगी, और एक्सटर्नल प्रेशर कौन लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना, इनिशियली जब एक्सपेंशन होगा, जब एक्सपेंशन होगा तो गैस का प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात समझ में आती है, मतलब इनिशियली तो क्या होगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, है ना। और गैस का प्रेशर इनिशियली मुझे पता है कितना है, P1, मुझे क्या निकालना है, एक्सटर्नल प्रेशर निकालना है। अच्छा मुझे बताओ ये एक्सपेंशन कब तक होगा, ये कब तक होगा एक्सपेंशन, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, गैस के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। ये बात समझ में आती है,
ये एक्सपेंशन कब तक होगा? जब तक गैस का प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। मुझे तो बस एक बात बता दो, यहाँ पर इनिशियली गैस का प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है। इनिशियली गैस का प्रेशर कितना था? P1। फाइनली गैस का प्रेशर कितना हो गया? P2। और जब फाइनली गैस का प्रेशर P2 के बराबर हो गया और ये पिस्टन रुक चुका है, मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर है। क्या बोल सकता हूं? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। अगर एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर है, मतलब मेरे पास ये पॉइंट आ गया। ये क्या हो जाएगा? P गैस इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P2। और मुझे P एक्सटर्नल ही तो लाना था। क्या मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल चुका है? मैं एरिया अंडर दी कर्व की बात नहीं कर रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर तो कर्व ही नहीं है, तो कर्व की बात कैसे कर सकता हूं? आई बात समझ में? तो एरिया अंडर दी या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्या मैंने यहां पर इररिवर्सिबल का कर्व बनाया? नहीं, मैंने सिर्फ क्या प्लॉट करे थे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट प्लॉट करे थे। अगर कोई आपसे पूछ ले ये लाली क्या है, ये लाली है, ये लाली है इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में बता रही है। और ये नीली क्या है? क्या है नीली? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो मुझे एक बात बता दो, वर्क डन ज्यादा कहां पर है, एक्सपेंशन में, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में? और याद करो एक पॉइंट लिखवाया था रिवर्सिबल प्रोसेस में, वर्क डन इन रिवर्सिबल मैनर फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस इज मैक्सिमम। देखो चेक कर लो, वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम, ऐसा पॉइंट लिखवाया होगा, वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम, ऐसे ही कुछ लिखवाया था, वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम। रिवर्सिबल एक्सपेंशन जब भी आप कराओगे तो वर्क डन क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। अब भले ही कोई सा भी प्रोसेस कराओ, यहां पर अपन कौन सा प्रोसेस करा रहे हैं? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के केस में मैक्सिमम नजर आ रहा है। मुझे बताओ एडियाबैटिक के केस में भी मैक्सिमम नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं वर्क डन इन, अब पता है ये बार बार ये इतना लंबा लंबा नहीं लिखूंगा मैं, है ना? मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एक्सपेंशन का जो वर्क होता है वो तो नेगेटिव ही होता है। जब भी आपसे कंपैरिजन की बात करें तो आपको हमेशा मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करके बताना है। अगर सपोज करो यहां पर वर्क डन किसका ज्यादा होगा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन का ज्यादा होगा। सपोज करो यहां पर वैल्यू आई -100, सपोज करो, और यहां पर वैल्यू आई -60। ठीक है। अब ये माइनस पता है क्या बताता है? अगर माइनस को देखकर आप यहां पर कंपैरिजन करोगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। माइनस सिर्फ ये बता रहा है, माइनस सिर्फ ये बता रहा है काम करा तो किसने करा। अगर प्लस है मतलब सराउंडिंग ने काम करा, माइनस है तो सिस्टम ने काम करा। बस ये बता रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बता रहा है। मुझे बताओ मेहनत किसने ज्यादा करी है? इसने 100 जूल की करी है और इसने 60 जूल की करी है, तो ज्यादा मेहनत किसने करी? 100 ने। बात समझ में आ रही है? ज्यादा मेहनत ये करेगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम होगी या हाँ? अगर ये ज्यादा मेहनत करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी या बढ़ेगी? जीरो होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा ई डेल्टा एच जीरो होता है। पता होना चाहिए ये, बहुत सारी चीजें लिखवा रखा है, देख लो, चेक कर लो। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में डेल्टा ई डेल्टा एच जीरो। ये इंसान दिमाग खराब करके रख देगा मेरा। अच्छा अब इधर इधर देखते हैं, अब इधर समझ में आ जाएगा फटाफट।
ये कर्व किसका है मुझे फटाफट बता दो, ये कर्व किसका है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये बात समझ में आ रही है? मुझे क्या पता करना है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन का रेक्टेंगल पता करना है, एरिया अंडर दी कर्व नहीं पता करना है, रेक्टेंगल पता करना है। और अगर मैं इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं मतलब मेरे पास तो क्या है, 2 पॉइंट मौजूद है। ये बात समझ में आ रही है? बस मुझे एक बात बता दो, यहां पर मुझे ये पता लगाना है एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा या P1 के बराबर होगा। बस हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर फाइनल स्टेट के बराबर होता है। क्यों फाइनल स्टेट के बराबर होता है? क्योंकि फाइनल स्टेट पे जाके पिस्टन जो है वो रुक जाता है। अगर पिस्टन रुक जाएगा मतलब एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसको आप ऐसे फटाफट ऐसे देख लो, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है मतलब मैं कह सकता हूं पी एक्सटर्नल पी गैस, ज्यादा कौन होगा एक्सटर्नल या गैस? ज्यादा कौन होगा एक्सटर्नल होगा, क्योंकि कंप्रेशन करा रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं, ज्यादा कौन होगा एक्सटर्नल होगा। अच्छा यहाँ पर पी गैस की वैल्यू किसके बराबर होगी, P2 के बराबर होगी। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको सब चेंज करके रख देते हैं अपन, ये तो अपन ने पिछली बार के लिए लिख रखा था, इसको बोल दो 2 2 2 1 1 1 1 2। ठीक है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। ठीक है, हाँ एक बार फटाफट जवाब देना। मैं क्या करा रहा हूं, कंप्रेशन करा रहा हूं, कंप्रेशन कर रहा हूं, तब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा किससे ज्यादा होगा, गैस के प्रेशर से। और इनिशियली गैस का प्रेशर किसके बराबर है, P1 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ ये पिस्टन नीचे कब तक जाता रहेगा, जब तक एक्सटर्नल प्रेशर पी गैस के बराबर ना हो जाए, ये तब तक जाता रहेगा। अच्छा पी गैस का फाइनल प्रेशर कितना है, P2 के बराबर। पी गैस का फाइनल प्रेशर कितना है, P2 के बराबर। और यहां पर पी गैस P2 के बराबर है और पिस्टन रुक चुका है, मतलब पी गैस पी एक्सटर्नल के भी बराबर होगा। तो अगर पी गैस पी एक्सटर्नल के बराबर, पी गैस P2 के बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर पी एक्सटर्नल जो होगा वो P2 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मेरे से कोई सिंपल वे में पूछ ले कि एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा किसके बराबर होगा, फाइनल स्टेट जो है ना उसके बराबर होगा, क्योंकि फाइनल स्टेट पे जाके ही तो इक्विलिब्रियम आएगा, फाइनल स्टेट पे ही तो जाके इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहां पर भी फाइनल स्टेट कौन सी थी, 2 थी, तो गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। यहां पर फाइनल स्टेट क्या है, 2 है, तो गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो रहा है। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो ये होगा। और शायद तक बहुत जनों ने कॉपी में ये डॉटेड लाइन नहीं बना रखी, ये पूरा ग्राफ बना रखा है एरो के साथ। ग्राफ नहीं है वो वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइन नहीं बनानी, एरो नहीं बना रहा, अपन को तो क्या करना है, सिर्फ यहां पर डॉटेड लाइन बना रही है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन इरिवर्सिबल मैनर में। किसका वर्क डन, कौन सा प्रोसेस कराया गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन। तो अब एक बात मुझे बता दो, जब इतना ही बता पा रहे हो आप, वर्क डन किसका ज्यादा, कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का, सॉरी कंप्रेशन का, रिवर्सिबल मैनर में कंप्रेशन का, रिवर्सिबल मैनर में कंप्रेशन का ज्यादा है। अच्छा मुझे एक बात बता दो, मैंने अगर बोला था कि वर्क डन कंप्रेशन में ज्यादा या एक्सपेंशन में ज्यादा, कंप्रेशन में ज्यादा या एक्सपेंशन में ज्यादा, कंप्रेशन में ज्यादा, ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, वर्क डन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन ज्यादा किसका होगा, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मॉड्यूलस लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक और वर्क डन कंपेयर कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, वर्क डन इन रिवर्सिबल, ऐसे कहो, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। और अगर मैं यहां पर इनका मॉड्यूलस ले लेता हूं, कौन सा ज्यादा है, एक्सपेंशन वर्क ज्यादा है या कंप्रेशन वर्क ज्यादा है इरिवर्सिबल मैनर में, कंप्रेशन ज्यादा है। देखो एरिया रेड कलर का पूरा आ रहा है और यहां पर सिर्फ ही आ रहा है,
इसमें किसको डाउट है तो बोलो, कहीं भी डाउट है तो बोल दो अब, कहीं भी। याद यही करना है जो करना है, बस ऐसे ही करना है। मुझे बराबर लाना है बैच, तभी तो दोनों को साथ साथ पढ़ा पाऊंगा। अभी एडियाबेटिक मुझे पढ़ाना है पूरा। ये हो गया, हटा दूं ये सारा? हाँ, और कल मैं सारा पूछूंगा आपसे, कल मैं सारा पूछूंगा आपसे। सर हम कॉमन की तैयारी करें, इसकी तैयारी करें, पर अगर ये आज नहीं पढ़ा तो सारा भूल जाओगे। फटाफट पढ़ना पड़ेगा ये, है ना। रोजाना का रिवीजन तो रोकना ही नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी फिर। और आपको खुद को दिख रहा होगा कि आपकी कितनी डेलिकेट हालत है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। अच्छा, मॉड्यूल बन रहा ही नहीं बन रहा? मॉड्यूल जो दिया था मैंने वो तो बन रहा है, वो तो बनता रहेगा, उसकी टेंशन मत लो आप, वो डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, एडियाबेटिक प्रोसेस फटाफट देख लेते हैं यार अब, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस में बोल सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो। सर ये क्या क्या जीरो कर दिया आपने? अरे याद करो, एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने बताया था हीट कैपेसिटी जीरो होती है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब पिस्टन सिलेंडर सिस्टम तो होगा ही होगा। पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। एडियाबेटिक प्रोसेस तभी करा सकते हैं जब यहां पर वॉल्स क्या हो, इंसुलेटेड हो, परफेक्टली इंसुलेटेड हो। कैसी इंसुलेटेड हो? परफेक्टली इंसुलेटेड हो। परफेक्टली इंसुलेटेड बाउंड्री, परफेक्टली इंसुलेटेड बाउंड्री। ठीक है, अब सुनते जाना। अगर मैं यहां पर ग्राफ की बात करूं, सबसे पहले ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहा हूं? पीवी के बीच में प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये V1 है, ये V2 है। मुझे बताओ ये ग्राफ किसका है? चलो एक और हिंट दे देता हूं, P1 V1 T1 पीचू वीचू चीचू। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। आइसोथर्मल या एडियाबेटिक? आइसोथर्मल इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों टेम्परेचर अलग अलग है। टेम्परेचर बराबर हो जाता तो आइसोथर्मल हो जाता। ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन? मतलब यहां पर मैंने लिखा है एडियाबेटिक प्रोसेस, और अपन बातें करेंगे रिवर्सिबल मैनर की। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक, क्या हो जाएगा ये? एक्सपेंशन। क्या ग्राफ पहचानना आ गया? ठीक है, ग्राफ तो पहचानना आ गया। ये मैं डाल दूं? अब अगर मैं वर्क डन की कैलकुलेशन करूं, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वर्क डन का डेरिवेशन तो करेंगे नहीं अपन, है ना। क्या देख ले, डायरेक्ट फॉर्मूला देख ले। वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या? अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां पर वर्क डन के फॉर्मूले से पहले डेल्टा ई इज इक्वल्स टू
डेल्टा ई इज इक्वल टू, अगर मैं फ्लॉट अप्लाई करूं एक बार, देखो यहां पर डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बोलूंगा, तो डब्ल्यू तो क्या हो गया 0 के बराबर, तो वर्क डन का फॉर्मूला देख लो, मैंने डिराइव कर दिया, फिर मैं डिराइव नहीं करता, डब्ल्यू इज इक्वल टू रहेगा एनसीवी डेल्टा टी। अरे डेल्टा ई को नहीं लिख सकता एनसीवी डेल्टा टी, बोलो ना, लिख सकता हूं ना ये, तो मुझे एक बात बता दो, ये सीवी कौन है, बोला हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, आ रही है ना बात समझ में? बहुत बढ़िया, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। अगर इस CV को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखूंगा ना तो यही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, W इज इक्वल टू ये भी तो लिख सकता हूं, PV इज इक्वल टू NRT लगाकर, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, NR C2 माइनस C1 अपॉन गामा माइनस 1, ये भी तो बोल सकता हूं। P2 V2 को क्या लिख सकता हूं, NRT लिख सकता हूं, N और R कांस्टेंट है मुझे पता है, तो लिख दूंगा T2। P1 V1 को क्या लिख सकता हूं, NR T1, NR कांस्टेंट है, T1 ही आ गया अपॉन गामा माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। और यहां से लेकर यहां पर कैसे आएंगे, CV को आप एक्सपैंड करके लिखोगे ना, CV को, ये डेल्टा T तो क्या हो गया, T2 माइनस T1 हो गया, CV को जब खोल के लिखोगे तो R अपॉन गामा माइनस 1 होता है CV, ये आ गया, और एक बार ये आ गया तो ये आ गया, और ये आ गया तो देखो तीनों आ गए। बात समझ में आ रही है? ये मुझे बताओ, ये फॉर्मूले कहां पर लगाएंगे, ये बता दो बस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। अच्छा कंप्रेशन के लिए लगाएंगे या एक्सपेंशन के लिए लगाएंगे, दोनों के लिए लगाएंगे, दोनों के लिए लगाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताना, एक स्टेट इक्वेशन मैंने बताई थी आइसोथर्मल के लिए आपको, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बताई थी ऐसे, ऐसे ही यहां पर भी तीन स्टेट इक्वेशन होती है, क्या याद है आपको? हाँ बताओ ना जरा, स्टेट इक्वेशन फॉर रिवर्स, स्टेट इक्वेशन है ना, हाँ बताओ इक्वेशन क्या है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक बात मुझे बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, बोल सकता हूं ऐसे, है ना। अच्छा एक और होती है, क्या उन्हीं को याद है, उन्हीं को पढ़ाया था क्या फिजिक्स वाले सर ने, सबको पढ़ाया था ना यार, तो बताओ ना यार, डेरिवेशन भी बताया होगा इसका शायद, डेरिवेशन भी बताया था, बताओ। टीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। अच्छा एक और थी, हाँ तो बता दो फिर, T P के फॉर्म में बताओ फटाफट, T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यार चीटिंग करके तो नहीं बता रहे? अच्छा, T1 की पावर गामा P1 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 की पावर गामा P2 की पावर 1 माइनस गामा, ये आपको फिजिक्स में बता रखा है। मुझे तो बस एक बात बता रहा हूं, जब ये फिजिक्स में बता रखा है, पूछ लूं, बता दोगे ना यार, है ना? नहीं दिल पे पत्थर रख के पूछो, जल्दी बताना। मुझे बताओ ये कहां पर एप्लीकेबल होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल या दोनों? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। इसलिए मैं कुछ लिख रहा था यहां पर, इसलिए मैंने मिटा दिया, रुक गया मैंने कहा पूछ लेता हूं इनसे, स्टेट इक्वेशंस फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। यार ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं? मुझे एक बात बताओ, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना। तो
डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख दूंगा, डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूं एनसीवी डेल्टा टी। सर एक बात बताओ, एक बात बताना, क्या इरिवर्सिबल के लिए मैं एनसीवी डेल्टा टी लिख सकता हूं यहां पर? यार ये क्या पूछता रहता है इंसान मेरे से। यहाँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में समझ में नहीं आता, फिर ये सब्सटेंसेस के बारे में पूछ लेते हैं। बोलो ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकता हूं। सुनना ध्यान से, रीजन बता रहा हूं। याद करो लास्ट क्लास में मैंने हीट कैपेसिटी लिखवाई थी और मैंने बोला था हीट कैपेसिटी आप सब्सटेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोला था आइडियल गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बोला था ना इससे ये चीज मैंने। तो यार यहां पर भी आइडियल गैस होगी ना यार, नहीं होगी क्या? यहां पर आइडियल गैस, आइडियल गैस होगी। और ये भी क्या है? सब्सटेंस ही है। सब्सटेंस अपन ने क्या कंसिडर कर रखा है? आइडियल गैस। तो लगा लो। तो अगर सर ये लग सकता है, आप मुझे बताओ W का फॉर्मूला फिर ये भी तो हो सकता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। अगर ये लग सकता है तो ये भी तो लग सकता है, और अगर ये आ सकता है तो सर ये भी तो आ सकता है NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। तो सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों के फॉर्मूले सेम सेम है? और अगर दोनों के फॉर्मूले सेम सेम है तो वर्क डन भी सेम सेम आएगा। फिजिक्स में पढ़ रखा है, पढ़ा था, इरिवर्सिबल का वर्क डन निकाला था एडियाबेटिक में, डायरेक्ट निकाल लेते थे। तो यहां पर भी निकाल लेना, सोच क्यों नहीं, फिर दिमाग मत लगाना। यहाँ पे सेम फॉर्मूले आते हैं दोनों केस में, सेम फॉर्मूले। सुनना ध्यान से, नहीं अलग अलग नाम की बात नहीं है, फॉर्मूले सेम है पर वर्क सेम नहीं आता। फॉर्मूले सेम है, वर्क सेम नहीं आता, ये तो खास बात है। सुनो तो सही, एक मिनट सुनते रहना। मुझे एक बात बताओ, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं, क्या ये यहां पर वैलिड है? यहां तो वैलिड नहीं है। सुनते जाना, बस 10 मिनट सुन लो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, सिर्फ 10 मिनट। ये सारे फॉर्मूले यहां पर वैलिड नहीं होंगे, तो यहां पर वैलिड कौन होगा? मैं कह सकता हूं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये वैलिड होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल, मैंने PV इज इक्वल टू nRT लिखा है और मुझे पता है आइडियल गैस को मैंने भर रखा है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में, मतलब n कांस्टेंट होगा, तो लिख दिया मैंने। ये कहां पर वैलिड है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मेरी बात, एक और बात सुन लो। आपके दिमाग में एक बहुत भयंकर तरीके से डाउट आ रहा होगा, स्टेट 1 स्टेट 2 P1 V1 T1 P2 V2 T2, ये मैंने प्रोसेस कराया रिवर्सिबल मैनर में, ये मैंने प्रोसेस कराया इरिवर्सिबल मैनर में। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा है उसको क्लियर कर रहा हूं मैं। ठीक है, फॉर्मूले फॉर्मूले काम बहुत जबरदस्त तरीके से चलेगा, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ आपका एक दिमाग में डाउट आ रहा है वो बता रहा हूं। ठीक है, सुनना ध्यान से। सर एक बात बताओ, इनिशियल स्टेट 1, फाइनल स्टेट 2, 1 से लेकर 2 में गया रिवर्सिबल मैनर में, 1 से लेकर 2 में गया इरिवर्सिबल मैनर में। ठीक है, फॉर्मूला भी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का सेम है। अब अगर फॉर्मूला सेम है, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट सब सेम है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू यहां पर W वैलिड रहता है, क्योंकि Q तो 0 है। डेल्टा ई की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू W। अब ये जो एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी जो है, ये तो पाथ पे डिपेंड भी नहीं करती है, ये तो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, स्टेट पे डिपेंड करती है। अगर स्टेट पे डिपेंड करती है मतलब ये स्टेट फंक्शन हुआ, और अगर स्टेट फंक्शन हुआ मतलब मैं कह सकता हूँ ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए दोनों के सेम होना चाहिए, क्योंकि स्टेट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की फाइनल और इनिशियल सेम है। तो अगर डेल्टा ई दोनों के लिए सेम है तो मैं कह सकता हूँ W भी सेम होगा।
और अगर W सेम होगा तो देखो ना सर फॉर्मूला भी सेम है। डाउट समझ में आया? ये तो समझ में आया। मैं कह रहा हूं W सेम नहीं होगा, तो सर आपने तो प्रूव करके बता दिया W सेम होगा। आप किसकी तरफ हो, हमारी तरफ हो, खुद की तरफ हो? डाउट समझ में आया ना? डाउट तो समझ में आ गया। अब सुनना ध्यान से। इनिशियल स्टेट तो 1 होगी, पर रिवर्सिबल मैनर में कराऊंगा और इरिवर्सिबल मैनर में कराऊंगा, कभी भी सेम स्टेट फाइनल वाली नहीं होगी। फाइनल स्टेट कभी भी सेम नहीं आती, और अगर फाइनल स्टेट सेम कभी नहीं आती, मतलब मैं कह सकता हूं E1 और E2 रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अलग अलग होंगे। E1 तो सेम होगा, इनिशियल स्टेट तो सेम ही रहेगी, पर E2 जो आएगा रिवर्सिबल मैनर में और इरिवर्सिबल मैनर में, ये अलग अलग आएगा। अगर E2 अलग अलग आएगा तो वर्क डिफरेंट हो जाएगा, वर्क भी अलग अलग आएगा। ऑल्दो फॉर्मूले सेम है पर आंसर अलग अलग आएंगे। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है कि फाइनल स्टेट सेम नहीं होगी। अब एक और डाउट आया, फाइनल स्टेट क्यों सेम नहीं होगी? तो आगे सुनो, मुझे एक बात बताना, कोई भी मैं प्रोसेस करा रहा हूं, मान लो ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, इसमें आइडियल गैस भर रखी है। सुनो, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम, दो अलग अलग सिस्टम, ठीक है, दो अलग अलग ग्लास दिखाई दे रहे हैं, है ना? मैंने कंडीशन दोनों की सेम कर दी, गैस भी सेम भर दी, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज भी क्या कर दी, सेम कर दी। तो अलग अलग हैं पर सिस्टम जो है ये सेम है। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, इनिशियल सिस्टम जो है वो कहां पर है, P1 V1 T1 पर है, ठीक है। अब एक में तो मैंने प्रोसेस कराया रिवर्सिबल मैनर में, और एक में मैंने प्रोसेस कराया इरिवर्सिबल मैनर में। एक में अगर मैं प्रोसेस करा रहा हूं रिवर्सिबल मैनर में, एक में इरिवर्सिबल मैनर में करा रहा हूं, मतलब मैं कह सकता हूं रिवर्सिबल मैनर में करूं या इरिवर्सिबल मैनर में करूं, इनिशियल स्टेट तो सेम रख सकता हूं। आई बात समझ में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह प्रोसेस करा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ, फाइनल वॉल्यूम भी तो मैं सेम रख सकता हूं दोनों में। मैं पिस्टन का मूवमेंट कहां तक करूं, V2 तक करा दूं। क्या मैं यहां पर पिस्टन का मूवमेंट V2 तक रख सकता हूं? हाँ। क्या मैं यहां पर पिस्टन का मूवमेंट V2 तक रख सकता हूं? हाँ। मतलब मैं कह सकता हूं T1 V1 T1 दोनों के लिए सेम, V2 भी दोनों के लिए सेम। ये बात समझ में आ रही है? तब मुझे एक बात बताना, ये रिवर्सिबल के लिए लगेंगे फॉर्मूले, ये कहां के लिए लगेगा, इरिवर्सिबल के लिए लगेगा। तो मुझे एक जवाब दो, P1 सेम, V1 सेम, V2 सेम, P2 निकल कर आ जाएगा। P1 सेम, V1 सेम, T1 सेम, V2 सेम, T2 भी मैंने रख दिया। पर मुझे एक बात बताओ, क्या प्रेशर सेम आएगा? सॉरी, टेम्परेचर छोड़ दो, या आप ऐसा करो, एक सेकंड, P1 सेम, V1 सेम, T1 सेम, फाइनल वॉल्यूम भी मैंने क्या रख दिया, सेम। यहां से मैं प्रेशर और टेम्परेचर निकालूंगा, यहां से मैं क्या निकालूंगा, प्रेशर और टेम्परेचर, और यहां से क्या निकलेगा, प्रेशर निकलेगा। यहां से क्या निकालूंगा, प्रेशर टेम्परेचर निकालूंगा, यहां से क्या निकलेगा, प्रेशर निकलेगा। अब मुझे एक बात बताना, सुनते जाना ध्यान से, यहां पर P1 सेम है, V1 सेम है, V2 सेम है, P2 निकल कर आ जाएगा। इधर देखो एक बार, P1 सेम, V1 सेम और V2 सेम,
यहां से प्रेशर जो निकलेगा ना ये डिफरेंट निकलेगा और वहां से जो प्रेशर निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा। यहां से जो टेम्परेचर निकलेगा, यहां से जो टेम्परेचर निकलेगा, टेम्परेचर T1 सेम, V1 सेम, V2 सेम, यहां से जो टेम्परेचर निकलेगा और यहां से जो टेम्परेचर निकलेगा ये दोनों अलग अलग निकलेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है। वहां पर देखो क्या लगा रहा हूं मैं, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, और यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, PV इज इक्वल टू NRT लगा रहा हूं। यहां पर क्या लगा रहा हूं, PV इज इक्वल टू NRT, और दोनों को क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं। दोनों के एक्सप्रेशन अलग अलग है, दोनों के एक्सप्रेशन अलग अलग है, तो फाइनल स्टेट भी जो दोनों का निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। जब दोनों को डिवाइड करोगे, सुनना ध्यान से, ये किसके लिए लगाएंगे, रिवर्सिबल के लिए लगाएंगे। T1 V1 T1 सेम, T1 V1 T1 सेम, ठीक है, और ये V1 भी सेम, ठीक है, V2 भी सेम, ये V2 भी सेम, तो यहां पर क्या मिलेगा, P2 T2 मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा, P2 T2 मिलेगा। यहां पर भी क्या मिलेगा, P1 V1 T1 सेम, P2 T2 मिलेगा। दोनों से P2 T2 सेम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है। वहां देखो गामा भी मौजूद है। आ रही है बात समझ में, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये जो फाइनल स्टेट होगी ना, ये P2 भी अलग होगा और T2 भी अलग होगा। आई बात समझ में, तो ये कभी भी सेकंड पॉइंट कोइंसाइड नहीं करेगा। एक और बार सुन लो, इनिशियल P1 V1 T1 V1 ये सब सेम है, फाइनल V2 सेम है, फाइनल V2 सेम है, और ये भी V2 सेम है, ये V2 भी क्या है, सेम है, ये V2 भी क्या है, सेम है। तो यहां पर डिफरेंट कौन रह गया, P2 T2। अब P2 T2 यहां पर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर गामा गामा भी है ना। अब यहां पर अगर बात करें P1 V1 T1 सेम, P2 सेम, यहां से क्या निकल कर आएगा, P2 बाई T2 निकल कर आएगा, वहां से भी क्या निकल कर आएगा, P2 बाई T2 निकल कर आएगा। पर आपको डिफरेंट LHS साइड में और यहाँ पर LHS साइड में सारी टर्म्स अलग अलग है, तो वहां से जो वैल्यू निकलेगी, यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो कभी भी सेम नहीं निकलेगी। मतलब P2 और T2 सेम नहीं होंगे। अगर P2 T2 सेम नहीं होंगे मतलब ये स्टेट सेम नहीं होगी, ये स्टेट सेम नहीं होगी मतलब मैं कह सकता हूं रिवर्सिबल के लिए E2 की वैल्यू कभी सेम नहीं आएगी, और E2 की वैल्यू कभी सेम नहीं आएगी मतलब W कभी सेम नहीं आएगा, भले ही फॉर्मूला सेम क्यों ना हो। आई बात समझ में। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है और ये समझ में आता है फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो बस फॉर्मूला याद रखना है। आई बात समझ में, है ना। बस मुझे आपका क्या कंफ्यूजन दूर करना था कि फॉर्मूला सेम है तो क्या सर वर्क डन भी सेम आएगा, नहीं आएगा। रिवर्सिबल मैनर और इरिवर्सिबल मैनर में प्रोसेस कराओगे तो फाइनल स्टेट सेम नहीं आएगी। ग्राफ बनाओ फटाफट। कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। एक्सपेंशन, ये P, ये V, ये V2, ये V1, ये एरो, ये 1, ये 2, ये 2 डैश। क्वेश्चन का जवाब देना। ये टेम्परेचर है T, ये टेम्परेचर है T डैश। सबसे पहले तो मुझे बताओ कौन सा आइसोथर्मल कौन सा एडियाबैटिक। ये वाला कौन सा है,
ये एडियाबैटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। कैसे पता चला एडियाबैटिक होगा, फिसल पट्टी ज्यादा होनी चाहिए, स्लोप जो है वो ज्यादा स्टीपर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा। मुझे बताओ टेम्परेचर किसका ज्यादा, टी, टी डैश, किसका ज्यादा होगा, टी या टी डैश। कैसे कह सकते हो, सुनना ध्यान से, दो रीजन बताऊंगा। पहला रीजन, पीवीजी को एनआरडी लगा दो, पीवीजी का एनआरडी तो लगा सकते हैं ना यार, आइडियल गैस की तो बात चल रही है, प्रोसेस ही तो चल रहा है, मतलब आइडियल गैस। अगर मैं पीवीजी एनआरडी लगाऊं, पीवीजी एनआरडी, तो मुझे एक बात बताना, आर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट है ना, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वो फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा। प्रेशर किसका ज्यादा है, अब देखो टी का प्रेशर ज्यादा है और यहां पर टी डैश का प्रेशर कम है, मतलब मैं कह सकता हूं जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा तरीका, मुझे एक बात बताओ, ये आइसोथर्मल का कर्व है, अगर आइसोथर्मल का कर्व है मतलब मैं कह सकता हूं टेम्परेचर जो होगा वो हर एक पॉइंट पर सेम होगा, मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर टेम्परेचर क्या रहा होगा, टी। ये बात समझ में आती है। और मुझे एक बात बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या मैं फ्लॉट लगा सकता हूं, प्लॉट अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे पता है डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो जीरो है, मतलब डेल्टा ई किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू के बराबर। अगर यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, अगर यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, मैं कह सकता हूं सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सिस्टम की एनर्जी कहां से आ रही है, इंटरनल एनर्जी की मदद से वो काम कर रहा है, क्योंकि हीट का तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, एक्सपेंशन करके। अब अगर सिस्टम वर्क कर रहा है एक्सपेंशन करके, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो मुझे पता है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब इनिशियली इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी, इनिशियली इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी, जब इसने वर्क करा तो इंटरनल एनर्जी हो गई कम, मतलब इनिशियली टेम्परेचर होगा ज्यादा, हो जाएगा कम, मतलब मैं कह सकता हूं टी ज्यादा होगा और टी डैश कम होगा। ये बात समझ में आ रही है, वही चीज आ रही है। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। तो अगर मैं टी डैश हो जाएगा एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक है, ये मैंने क्या लिख दिया, रिवर्सिबल। कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। कर्व कैसा बनेगा, कर्व बनेगा ऐसा, मुझे एक बात बताओ एडियाबैटिक कौन सा है, ऊपर वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या हो जाएगा एडियाबैटिक, नीचे वाला क्या हो जाएगा आइसोथर्मल। मुझे बताओ ये टेम्परेचर टी डैश है और ये टेम्परेचर टी है, ज्यादा कौन सा होगा, टी डैश ज्यादा हो जाएगा। पीवीसी का एनआरडी लगा लो, पीवीसी का एनआरडी लगा लो, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, मतलब मैं कह सकता हूं टी डैश इज ग्रेटर देन टी। अब ये टी डैश किसका टेम्परेचर है, एडियाबैटिक का। रिवर्सिबल, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, रिवर्सिबल एडियाबैटिक
कंप्रेशन, ये किसका हो जाएगा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। ये बात समझ में आ रही है? किसको दिक्कत है तो यहां पर बोलो, है ना? मिटा दूं ये तो मिटा देता हूं, ये तो